नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग MHD 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हम जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर बात करेंगे एवं निराला की विचारधारा पर बात करेंगे, उनकी जो वैचारिक आधार रहे हैं उन पर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको भारतेंदु का कहाँ से तैयार करना है और मैथिली शरण गुप्त को कहाँ से तैयार करना है, क्योंकि पिछले 5 प्रश्न पत्रों में हमने पिछले वीडियो में देखा हर बार भारतेंदु से एक प्रश्न बना हुआ है और मैथिली शरण गुप्त से भी लगभग हर बार एक प्रश्न आना ही है, वो तय है। तो यहाँ से आपको कैसे तैयारी करनी है इसको पहले देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं भारतेंदु की ओर। तो भारतेंदु की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जरा सा देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतेंदु पे प्रश्न आए हैं कि भारतेंदु की कविता की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि भारतेंदु की कविता की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। दूसरा प्रश्न है हिंदी नव जागरण के विकास में भारतेंदु का योगदान। ये प्रश्न 2 बार आया पिछले 5 प्रश्न पत्रों में और यही एकदम सेम प्रश्न आया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है भारतेंदु के काव्य में नव जागरण के मूल्यों का विवेचन, यानी कि भारतेंदु के काव्य में भारतेंदु की कविताओं में नव जागरण किस प्रकार परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, उसे यहाँ पर विवेचित करना है, बताना है। और अगला प्रश्न है एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु के महत्व की चर्चा कीजिए, यानी कि एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा करनी है। तो इसकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे, इसे आप कहाँ से तैयार करेंगे? तो इसके लिए मैं बता दूं कि MHD की एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, आपने उसको पहले ही फॉलो की होगी, आपने देखा होगा अगर आप इस बार का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पर इग्नू MHD प्लेलिस्ट करके एक है, हिंदी लिटरेचर, MA हिंदी लिटरेचर करके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की प्लेलिस्ट है। तो इस पर जाएंगे तो आपको भारतेंदु से संबंधित वीडियोस मिलेंगे, जैसे भारतेंदु की काव्य विशेषताएं और ऐसे 1-2 वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगे, उसको आपको देख लेना है। और उतना ही आप अगर देखे रहेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ उतना ही देखे हैं, तब भी आप बेहतरीन तरीके से अपना पेपर कर पाएंगे, यहाँ से आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, मैथिली शरण गुप्त पर बात करते हैं। और अगर इससे संबंधित अगर समय मिलेगा तो और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हालांकि आवश्यकता नहीं, उतना आप पढ़े रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त पर। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बने, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त स्त्री जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो उनकी स्त्री जीवन के प्रति सहानुभूति है, स्त्री चेतना है, उस पर प्रश्न लगातार बनता रहा है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्त्री चेतना जरूर करके जाना है। और अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के काव्य की मूल संवेदना। और अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की काव्य चेतना के विकास को रेखांकित कीजिए, यानी कि काव्य चेतना पूछ लिया है। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए, मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि कैसी रही है, स्त्री चेतना को लेकर स्त्री भावना उनकी कैसी रही है, उस पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते रहे हैं और पिछले 5 प्रश्न पत्रों में 4 बार ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही सेम चीज करना है, जो वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही वाला वीडियो जाकर आपको देखना है। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो और महत्वपूर्ण वीडियोज होंगे वो आपको दिख जाएंगे, चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, वो आपको समय पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक पर, जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार थी। सबसे पहले हम कामायनी के संदर्भ में देखेंगे, फिर उनकी अन्य रचनाओं के संदर्भ में भी हम इस पर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि प्रसाद अपनी काव्य यात्रा के पहले चरण में प्रेम पथिक, जो कि 1909-10 में प्रकाशित हुआ, को सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखते हैं और फिर उसे आगे चलकर 8 वर्षों बाद हिंदी में रूपांतरित करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो काव्य की भाषा थी वह ब्रज भाषा ही थी,
खड़ी बोली में प्रयास किए गए लेकिन वह स्थान नहीं बना सकी, और द्विवेदी युग में आकर खड़ी बोली ने स्थान प्राप्त किया काव्य भाषा का, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी अक्खड़पन था। उसमें सहजता और सरलता आगे आकर छायावाद युग में, यानी कि प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला के समय में आती है। तो प्रसाद की भी जो पहली रचना प्रकाशित हुई थी, पहला काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, वह प्रेम पथिक था, जो कि 9 में प्रकाशित हुआ, 1909 में। यह ब्रज भाषा में था। आगे चलकर 8 वर्ष बाद इसका हिंदी अनुवाद किया, यानी कि हिंदी में रूपांतरित किया। इस अवधि में प्रसाद के लिए प्रेम का अर्थ बदल गया था। प्रेम पथिक रूपांतरित होकर नई भाषा तक पहुंचता है, जिसे हम इस प्रकार ले सकते हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं है। इसी तरह आंसू, लहर, कामायनी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि प्रेम पथिक से शुरू होकर कामायनी तक पहुँचते पहुँचते प्रसाद की भाषा में अद्भुत परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन दर्शनीय है। और यहाँ प्रसाद की इन कविताओं को समझने के लिए, उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनकी काव्यात्मक संवेदना पर विचार करना अनिवार्य है। उनमें हम देखेंगे कि उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना कैसी थी, इस पर हम विचार करेंगे यहाँ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कामायनी के संदर्भ में किस प्रकार का, उसमें किस तरीके की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना अपने को देखने को मिलती है। कामायनी जो कि एक क्लासिक कालजयी कृति है और छायावाद युग की अकेली महाकाव्यात्मक रचना है, यानी कि छायावाद में एकमात्र महाकाव्यात्मक रचना यही ठहरती है कामायनी। समरसता के दर्शन के सहारे प्रसाद की जिस ऐतिहासिक चेतना का आभास मिलता है, उससे कामायनी की विचारधारा और प्रसाद की मनोभूमि को ठीक ठाक समझा जा सकता है। कामायनी के आमुख में प्रसाद के शब्द हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास एक रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है, यानी कि ये जो कल्पना है प्रसाद जी की, यह वास्तविकता में परिणत हो सकती है, इसे वास्तविकता में परिणत किया जा सकता है। इसे आधार मानकर प्रायः कामायनी के आलोचक मनोवैज्ञानिक रूपक के रूप में उसकी व्याख्या करते रहे। अतः अंतर्वस्तु और संगठन दोनों दृष्टियों से कामायनी का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, यानी कि जैसा मूल्यांकन अभी तक किया गया वह उचित नहीं है। जो कामायनी के भाव पक्ष, प्रसाद के जीवन दर्शन और कामायनी के निष्कर्षों के आगे प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी कि जो अभी तक का निष्कर्ष आया है, जो अभी तक उस पर शोध हुआ है, वो एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह है। और आगे मुक्तिबोध की दृष्टि में हम देखते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। वैदिक कथानक का यहाँ उपयोग एक फैंटेसी की तरह किया गया है, जिसमें प्रसाद का अपना निजी भावबोध और सामाजिक बोध भी उजागर हुआ है। इसलिए कामायनी आधुनिक जीवन बोध का महाकाव्य बना है। विचारणीय है कि प्रसाद इस महत्वपूर्ण कृति में फैंटेसी के माध्यम से अपने इच्छित अभिप्रायों को किस प्रकार एकम एक करना चाहते हैं, यानी कि फैंटेसी का प्रयोग करते हुए जो वो मन में सोच रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, उसको प्रकट करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि प्रसाद वृत्तियों को मानव चरित्र के रूप में देखते हैं, यानी कि जो कुंठा है, जो श्रद्धा है, जो मनु है, और ये सब क्या है, ये सब मानव की वृत्तियां हैं। तो इसी प्रकार इस प्रक्रिया में भी कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे अगर हम यह मानकर चलें कि कामायनी की कथा वस्तु आपको कंठस्थ है, आपको पता है कि कामायनी में की क्या कहानी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसकी कथा वस्तु को बता देता हूं, जिससे आप लोग आगे की स्थिति को भली भांति समझ सकें, उत्तर लिखने में आपको आसानी हो। जैसे प्रारंभ होता है, जल प्रलय की घटना देव सृष्टि के ध्वंस का संकेत है, जिसका कारण बना देवताओं का निर्बाध विलास, यानी कि देवताओं के विलास, भोग विलास के कारण सृष्टि में
प्रलयई सृष्टि का विनाश हुआ और इस विनाश में अकेले बच जाते हैं कौन? मनु, जिन्हें बस शून्य दिखाई देता है, यानी कि आकाश दिखाई देता है, मृत्यु दिखाई देती है, सब कहीं जल ही जल है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का आभास मिलने लगता है, लताएं वनस्पतियां दिखाई देती हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत है। अतः चिंता के बाद मन में आशा जगती है किसी बचे हुए दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी कि मनु को अब यह आभास होता है कि शायद कोई और जिंदा हो, जैसे मैं बच गया हूँ वैसे कोई और भी बचा हो सकता है जो मुझे अकेलेपन से मुक्त कर सकता है। आशा निराशा के इसी द्वंद्व में श्रद्धा प्रकट होती है, श्रद्धा उनके सामने आती है जो कि रति काम की पुत्री है। विलक्षण नए सौंदर्य के साथ एक भाव वृत्ति का, रागात्मिका वृत्ति का स्त्री रूप में सजीव प्रतिनिधि बनकर उपस्थित होना, वह इस तरीके से अपार सौंदर्य के साथ मनु के सामने उपस्थित हो जाती है। यह श्रद्धा मनु को जीवन में वापस लाती है और यही श्रद्धा मनु को जीवन जीने की प्रेरणा देती है और उसे कर्म करने के लिए उकसाती है। और प्रसाद जी दिखा चुके हैं कि जब श्रद्धा इस स्थिति में आ रही थी, मनु के पूर्व संस्कार उन्हें पशु हिंसापूर्ण यज्ञ की ओर उन्मुख कर रहे थे, जो उनकी ईर्ष्या का सूचक है, मनु की ईर्ष्या का सूचक है। मनु अपनी भावी संतान के प्रति ईर्ष्या का भाव लेकर सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। वहां बुद्धि का प्रतीक इड़ा इनके सामने है, बिखरी यल के जो तर्क जाल। मनु ने उसे साथ लेकर तंत्र संभाल लेते हैं, यानी कि प्रशासन का जो तंत्र है उसको संभाल लेते हैं। यानी कि जब उनके सामने बुद्धि का प्रतीक जो ईड़ा है उपस्थित होती है, किस प्रकार उपस्थित होती है, इसका एक चित्र इस प्रकार हम खींच सकते हैं कि बिखरी यल के जो तर्क जाल, गुंजरित मधुपसा मुकुल सदृश, वह आनंद जिसमें भरा गान वक्षस्थल पर एकत्र धरे। तो इस तरीके से ये कविता वहां पर हम उदाहरण में दे सकते हैं। आगे जब वो प्रशासन तंत्र वहाँ पे संभाल लेते हैं सारस्वत प्रदेश में, तो नगर विकासमान हो जाता है। कृषि, उद्योग, धातुएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनने लगती हैं और वहाँ पर यंत्र और अहम का वर्चस्व हो जाता है, नियमों का अतिक्रमण होने लगता है। ये सारी चीज़ें उस प्रदेश की विशेषता बन जाती है। ईड़ा उन्हें मर्यादा में देखना चाहती है, लेकिन मनु ईड़ा को भी अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं, जो कि सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इससे कुपित होकर प्रजा विद्रोह कर देती है। प्रजा से युद्ध में मनु घायल है। श्रद्धा दुस्वप्न के रूप में इस घटना को पहले ही कल्पित कर लेती है, यानी कि श्रद्धा को पहले ही यह स्वप्न में दिखाई दे चुका होता है कि मनु घायल हो चुका है और पूरी घटना उसके समक्ष पहले ही उपस्थित हो चुकी होती है। वह शिशु कुमार के साथ आती है। मनु पछतावे की आग में झुलस रहे हैं। उन्हें श्रद्धा का कोमल स्पर्श मिलता है और वे लोग साथ निकलते हैं। फिर एक रात अचानक मनु फिर से गायब हो जाते हैं। इस बीच श्रद्धा ईड़ा संवाद की अत्यंत सार्थक योजना प्रसाद जी उपस्थित करते हैं, उसे रचते हैं। श्रद्धा जो है वो ईड़ा की सीमा बताती है। से चढ़ी रही पाया ना हृदय, इन पंक्तियों के माध्यम से, पर मानव कुमार को सौंपती है। किसे सौंपती है? ईड़ा को। प्रसाद के मन में कहीं है कि भविष्य का मनुष्य एकांगी ना हो, और यह भी कि बुद्धि के बगैर कोई नया मनुष्य अकल्पनीय ही होगा, यानी कि कोई ऐसा मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके पास बुद्धि ना हो। मन कहीं गुफा में जा छिपे हैं, देख रहे हैं अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य। कल्पना में अंतर्लीन होकर श्रद्धा ही उन्हें इस आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जा सकती है। सुदूर ऊंचाई पर रहस्य ही रहस्य है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया अलग अलग ठहरे आलोक बिंदु हैं, जिन्हें श्रद्धा के अनुसार समन्वित करके मनुष्यता विजयी हो सकती है। ज्ञान और कर्म की एकता का मर्म भी वही समझाती है। किसको? मनु को। रहस्य से परे एक आनंद भूमि है जहां ईड़ा भी मानव कुमार के साथ पहुंचती है। प्रकृति में सब कुछ समरस है। यही है प्रसाद का आनंदवाद, जो कामायनी का वास्तविक कथा संदर्भ है।
पर कवि के मन में कोई विराट कल्पना है जिससे यह महाकाव्य का विजन संभव हुआ। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि प्रसाद मनु, इड़ा, श्रद्धा को अपनी दार्शनिक मनोवृत्तियों के अनुकूल चाहे जैसा प्रतीकत्व प्रदान करें, कामायनी की व्याख्या वर्णित मानव चरित्रों के आधार पर ही की जा सकती है। मुक्तिबोध का यह कहना ठीक है कि वेदकालीन मनु कामायनी का मनु नहीं है, यानी कि जो वेदों का मनु है वो कामायनी का मनु नहीं है। प्रसाद का मनु उसी वर्ग का मनु है जिसके स्वयं प्रसाद जी हैं। और ये बात मुक्तिबोध जी कहाँ से कहते हैं? कामायनी एक पुनर्विचार जो कि उनकी बुक है उसी में ये कहते हैं। मुक्तिबोध अगर उसमें पूंजीवादी व्यक्ति की प्रकृति देख रहे हैं जिसने कभी जनतंत्रीकरण का या और किसी तरह के आदर्श का बहाना भी नहीं किया, श्रद्धा और ईड़ा को जब चाहा साथ ले लिया तो ठीक ही है। इसमें संदेह नहीं कि श्रद्धा का आदर्शीकरण प्रसाद अंत तक करते रहे, यानी कि श्रद्धा का आदर्शीकरण प्रसाद अंत तक करते रहते हैं और इस हद तक कि वह काल्पनिक सृष्टि ही लग सकती है। दूसरी ओर वे ईड़ा को संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्तित्व अर्जित करने से रोकते हैं और दूसरी तरफ प्रसाद जी ये भी करते हैं कि वे ईड़ा को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी अर्जित नहीं करने देते। वहाँ पर भी वो उसे अपने नियंत्रण में ही रखते हैं, यानी कि पूरी रचना को अपने नियंत्रण में रखते हुए रचित करते हुए चलते हैं। और जब कामायनी के अंदर राष्ट्रीय चेतना देखने की बात आती है, क्योंकि हम राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना पर बात कर रहे हैं, तो उसकी मूल संकल्पना किसी संकुचित राष्ट्रवाद के विरुद्ध है, यानी कि जो संकुचित राष्ट्रवाद की भावना है उसके विरुद्ध है। इनका जो राष्ट्रवाद है विशाल है, विकराल है, अपार है, यानी कि बड़ा है। वो उसे खुले रूप से देखते हैं राष्ट्रवाद को। विश्व मंगल ही मूल प्रयोजन है इसका। प्रसाद की स्वाधीन चेतना और विश्व दृष्टि का ही परिणाम है कामायनी। 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक तक राजनीतिक सांस्कृतिक समय कामायनी में कहाँ किस रूप में है विचारणीय संदर्भ है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुक्तिबोध इसी प्रेरणा से कहते हैं कि प्रसाद का दर्शन एक उदार पूंजीवादी व्यक्तिवादी दर्शन है जो वर्ग विषमता की निंदा भी करता है और वर्गातीत चेतना के आधार पर समाज के वास्तविक द्वंद्वों पर पर्दा डालना चाहता है या उनका काल्पनिक समाधान सुझाना चाहता है। कामायनी की प्रतीकात्मकता को ध्यान में रखें तो देव सृष्टि विषयक विलास स्मृतियां सामंती सभ्यता की समाप्ति की सूचना देने के साथ ही पूंजीवादी युग के आरंभ का भी सूचक है। और यहाँ मुक्तिबोध इसकी विस्तृत व्याख्या भी करते हैं। कैसे करते हैं कि यह बताने के लिए कि देश काल की समस्याएं भावात्मक प्रतीकीकरण के आवरण के बावजूद ऐसी तीखी आलोचनात्मक जिज्ञासा के बीच प्रकट हो जाती हैं। इससे यह भी समझना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण कृति अपने भीतर इतने आयाम छिपाए रहती है कि आलोचक उसे अलग अलग पढ़ने में, उसकी अलग अलग व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी पाठ उनका अपना पाठ है और आज के पाठकों के लिए कहीं ज़्यादा विश्वसनीय है। इसी प्रकार गजानन माधव मुक्तिबोध की व्याख्या इस प्रकार है कि यद्यपि अखिल भारतीय पैमाने पर पूंजीवाद का ही विस्तार हो रहा था, राजनीति समाजनीति के क्षेत्र में इस प्रक्रिया ने गांधीवादी अर्थतंत्र की प्रवृत्ति को जन्म दिया। मशीनों के विरुद्ध, व्यापक औद्योगिकरण के विरुद्ध, राष्ट्र के केंद्रस्थ शासन तंत्र के विपरीत ग्राम प्रजातंत्र की स्थापना के पक्ष का समर्थन करने वाली विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जो भारत की अविकसित आर्थिक अवस्था को कायम रखना चाहती थी, बढ़ते हुए पूंजीवाद के प्रति संकालु थी, वैचारिक क्षेत्र में उसका विरोध करती थी तथा भारत के पिछड़े हुए स्वरूप को समाप्त करने के बजाय उस स्वरूप में आदर्शवादी रंग मिलाना चाहती थी। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि उसमें राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार हमें कामायनी में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो मुक्तिबोध ईड़ा को पूंजीवादी सभ्यता की उन्नायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी सभ्यता की उन्नायिका, जिसकी प्रसाद के भाववाद ने उपेक्षा की। फिर भी प्रसाद ने ईड़ा का जो व्यक्तित्व विधान किया उसमें नई युग चेतना की सभी सकारात्मक तत्व वर्तमान है, विद्यमान है।
इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं जैसे, और ऐसे ही आपको लिखना भी है, ऐसे पंक्तियाँ लिखनी है, उसके बाद उसमें उदाहरण डालते चलना है, कविताएं बीच बीच में उदाहरण करके लिखते चलना है, जिससे कि आप एग्जामिनर ये समझेगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो यह समझेगा कि जो है हाँ आपको आता है, आपको बेहतर समझ है इस चीज़ की। तो इसका उदाहरण कैसे आप लिखेंगे कि जैसे बिखरी तर्क अलके ज्यों तर्क जाल, गुंजरित मधुपसा मुकुल सदृश, वह आनंद जिसमें भरा गान, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे, संस्कृत के सब विज्ञान ज्ञान, था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए। ये ईड़ा सर्ग से है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये उदाहरण आप डाल देंगे और आगे ही कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि प्रसाद की व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विश्व मंगल से विरोध ना था, यानी कि जो उनकी राष्ट्रीय चेतना थी उन्हें दूसरे से कोई विरोध नहीं था। जैसे हम सोचते हैं कि भारत का ही भला हो, पाकिस्तान का भला ना हो, तो उनका क्या दृष्टिकोण था? उनका दृष्टिकोण था कि सबका भला हो। और जो लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ भारत का भला हो और किसी का भला ना हो, यही संकुचित राष्ट्रवाद है। और एक जगह पर इसको उल्लिखित करते हुए श्रद्धा कहती भी है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए, यानी कि सारे संसार का भला हो जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। तो ये श्रद्धा सर्ग से है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि उनका राष्ट्रवाद, उनकी राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार की थी, और छायावाद में राष्ट्रवाद किस प्रकार था। उसको देखने के लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोडेड है, एमएचडी की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और ये तो रहा कामायनी के संदर्भ में प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। अब प्रसाद की अन्य काव्य कृतियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर बात करें तो हम देखते हैं कि प्रसाद की एक आरंभिक कृति है, शुरुआती दिनों में रचित एक रचना है, कृति है चित्राधार। उसमें प्रसाद जी साहस करके कहते हैं कि उस ब्रह्म को लेकर मैं क्या करूंगा जो साधारण जन की पीड़ा नहीं हरता, यानी कि जो साधारण लोगों के काम नहीं आता। ऐसे ब्रह्म लय का करी हैं जो नहीं करत, सुनत नहीं जो कुछ, जो जन पीर न हरी हैं। तो इस तरीके से आप उदाहरण देंगे कि ऐसो ब्रह्म लय का करी हैं जो नहीं करत, सुनत नहीं जो कुछ, जो जन पीर न हरी है, ऐसो ब्रह्म लय का करी हैं। तो इस तरीके से चित्राधार से पंक्तियां आप रखेंगे कि यहाँ पर प्रसाद जी जो उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस प्रकार उभर कर आती है कि वे ऐसे ब्रह्म को, ऐसे ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है जो आम जनमानस के काम आने वाला नहीं है, उसकी पीड़ा हरने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो झरना में प्रसाद प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति देते हैं। किस प्रकार देखते हैं उसको देखते हैं। ये पंक्तियां भी आप उदाहरण में ले सकते हैं। कर गई प्लावत तन मन सारा, कर गई प्लावित तन मन सारा, एक दिन अपरांग की धारा, हृदय से झरना बह चला जैसे छा जल ढरना, प्रलय वन्या ने किया पसारा, कर गई पल्लवित तन मन सारा। तो इस प्रकार ये पंक्तियां आप वहां पर लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और आप इनमें से मुश्किल से 4-6 पंक्तियां आप याद रखेंगे, वही आप उदाहरण में दे सकते हैं। जैसे आप याद कर लें, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, गुंजरित मधुपसा मुकुल सदृश, और ये वाला कर गई प्लावत तन मन सारा, एक दिन तो अपांग की धारा। तो इस तरीके से आप लिखने में सक्षम हो सकेंगे। और आप उदाहरण जितने ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा आपको आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना, आपके अंक बढ़ने की संभावना रहेगी। आंसू प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है। पहले संस्करण में मुक्तकों के संकलन जैसी कृति, 8 वर्ष बाद प्रकाशित दूसरे संस्करण में कथा के स्पष्ट विधान के रूप में प्रबंध गीत है आंसू। आंसू में विगत विलास स्मृतियां जिस तरह व्यक्त हैं, उसी तरह कामायनी के चिंता सर्ग में विगत विलास सुख की स्मृतियां हैं। आंसू की अंतिम पंक्तियां उसी विश्व मंगल की भावना की अभिव्यक्ति हैं जो कामायनी के कल्पना के मूल में है, यानी कि विश्व का कल्याण। वही आंसू में भी अपने को देखने को मिलता है। जैसे देखें तो
सब निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो इस तरीके की पंक्तियां अपने को देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं तो वियोग की विकलता के साथ आंसू का आरंभ है, वेदना का हाहाकार है, स्मृतियां हैं संयोग के सुख की, प्रिय के मिलन की स्मृतियां भी साथ हैं। फिर भी घनीभूत पीड़ा आंसू में अभिव्यक्ति पाती है, यानी कि जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति सी नभ में छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इस तरीके की पंक्तियां आप उदाहरण में दे सकते हैं। लहर और लहर की पहली कविता जो है वह भी लहर है, भी प्रसाद के भावालोक का संकेत देती है, जिसमें प्रेम, करुणा, स्वच्छंद जीवन की आकांक्षा के लिए खास जगह है, खास स्थान प्रसाद जी देते हैं। जैसे उठ उठ री लघु लोल लहर, करुणा की नौ अंगराई सी, मलया नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक शहर। तो इस तरीके की पंक्तियां आप देंगे और अपनी बात रखेंगे और अपनी बात पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि भारत के स्वाधीन आंदोलन के असहयोग वाले दौर में इस कविता का ऐतिहासिक संदर्भ समकालीन और प्रासंगिक जान पड़ता है। यानी कि जो ये कविताएं हैं, जो हमने कामायनी देखी, अभी लहर देखी, इसी तरीके से और सारी रचनाएं जो हमने देखी, पंक्तियां देखी, ये सब तत्कालीन परिस्थिति में भी इनडायरेक्टली राष्ट्रीय चेतना को उल्लिखित करती हैं, राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित करती हुई पंक्तियां हैं, कविताएं हैं। अगर हम भाव में जाएंगे, डूब के पढ़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय चेतना उसमें दिखेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जाना राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना प्रसाद जी की। अब इसके बाद हमें बात करनी है, हमें समझना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वैचारिक आधारों को समझना है। उसको 100 उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के वैचारिक आधार क्या थे, वे कैसा विचार रखते थे, उनकी पंक्तियों में, उनकी कविताओं में कैसा परिलक्षित होता है, उसको देखेंगे। उसके लिए हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। अब आगे दूसरा वीडियो नहीं बनाते हैं, इसी में देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी आलोचना की 2 सीमाओं का उल्लेख यहाँ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब समय आ गया है कि 21वीं सदी में हम बेहतर आलोचना ज्ञान से अपने साहित्य को समृद्ध करें। यानी कि जो आलोचनाएं अभी तक हुई हैं उससे बेहतर कुछ करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करें। इसलिए इस पाठ का शीर्षक भी यह ध्वनित करता है कि काव्य का वैचारिक आधार, यानी कि जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के वैचारिक आधार पर विश्लेषित करें कि निराला की घोषित विचारधारा या उनके व्यक्तित्व और जीवन की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। हम उसकी समीक्षा करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें, उनके जीवन को समझें। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसको समझेंगे। और जरूरी नहीं कि विचारधारा उनके द्वारा निर्मित काव्य नायकों की भी हो सकती है। यानी कि जरूरी नहीं जो काव्य में विचारधाराएं दिख रही हैं वो निराला की ही हो, वो उनके द्वारा जो उसमें नायक नायिकाएं बनाई गई हैं उनकी हो सकती हैं, पात्रों की हो सकती हैं। तो उसको लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि ये निराला का विचार है। जैसे हम उसमें देखते हैं रामायण में, श्री रामचरितमानस में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, तो ये तुलसी के विचार नहीं है। बता दिया जाता है कि तुलसी के विचार ऐसे थे, नहीं, ये उसके पात्र के विचार हैं। तो उसी तरीके से किसी भी कविता को सहज तुरंत पढ़कर हमें नहीं बता सकते कि वे इस प्रकार के व्यक्ति थे। भाषा की बहुलार्थक प्रकृति की ही तरह निराला का एक और विचार रोलाबार्थ से मिलता है। रोलाबार्थ रचनात्मक भाषा को सरल, तर्कसंगत और समझ में सीधे आ जाने वाली भाषा के रूप में देखने के पक्ष में थे, और वैसा ही ठीक निराला जी भी करते हैं। वे भी ऐसी भाषा में रचना करते हैं जो सहज रूप से आम व्यक्ति को समझ आ सके, आम आदमी को समझ आ सके। और निराला भी साहित्य और भाषा शीर्षक निबंध में सरल की गुहार का विरोध करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था
हाँ, भाषा की बहुलार्थक प्रकृति की तरह निराला का एक और विचार रोला बार्थ से मिलता है। रोला बार्थ रचनात्मक भाषा को सरल, तर्कसंगत और समझ में सीधे आ जाने वाली भाषा के रूप में देखने के पक्ष में नहीं थे, और ठीक उसी तरह निराला भी साहित्य और भाषा शीर्षक निबंध में सरल की गुहार का विरोध करते हैं। उनका भी विचार ऐसा था कि भाषा एकदम सरल ना हो, वो साहित्यिक भाषा का स्तर प्राप्त करती हो, ऐसी भाषा हो। और वे लिखते हैं कि हिंदी की सरलता के संबंध में बकवास करने वाले लोगों में अधिकांश को मैंने देखा, लिखते बहुत हैं, जानते बहुत थोड़ा हैं। आगे निराला जी लिखते हैं कि जिन बड़े बड़े साहित्यकारों से समाज का वास्तव में कल्याण हुआ, उन प्राचीन बड़े साहित्यकारों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही। यानी कि हम क्या पा रहे हैं कि निराला जी जो हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये आम जनमानस की भाषा का समर्थन नहीं करते, ये साहित्यिक भाषा के समर्थक हैं। और इनका ऐसा मानना है कि जिस साहित्य से जनता का कल्याण हुआ, समाज का कल्याण हुआ, वो आम जनमानस की भाषा नहीं रही है। और 16 आने में से 4 आने जनता के लायक रहना साहित्य का स्वभाव है। यानी कि 100% में से 25% ही क्या रहे कि जनता की भाषा रहे, बाकी 75% साहित्य की भाषा होनी चाहिए, ऐसा निराला जी का विचार है। और निराला जी के विचारों को हम अगर आगे देखें, जैसे निराला जी का वैचारिक आधार इस प्रकार था, और अगर इसमें हम उनकी कविताओं में देखें, पंक्तियों में देखें किस प्रकार था, तो उसको भी देखेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा बात करते हैं निराला की कविताओं का वैचारिक आधार अन्य छायावादी कवियों के वैचारिक आधार की तरह मुक्ति का चिंतन था। दरअसल मुक्ति के इस चिंतन की प्रक्रिया में कोई एक बंधी बधाई परिपाटी यानी कि बंधी बधाई दार्शनिक प्रणाली इस दौर के किसी भी कवि को आकर्षित नहीं कर पा रही थी। मुक्ति संग्राम में भी कोशिश यह हो रही थी, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी यह कोशिश हो रही थी कि अतीत की ही कोई दार्शनिक प्रणाली हाथ लग जाए तो उसी के सहारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। यानी कि कुछ इतिहास बताना ज़रूरी है। जब हम कुछ इतिहास नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा इतिहास इतना वीरतापूर्ण रहा है, हम भी साहसी हैं। हमारे अंदर अंग्रेज़ों ने भर दिया था कि हम लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हैं और हम लोग सिर्फ उनकी गुलामी करने के लिए बने हैं। तो जब तक हम कोई ऐतिहासिक आधार नहीं रखेंगे हम खड़े नहीं हो सकते। तो उसी की खोज यहाँ पर चल रही थी। और उनके वैचारिक आधारों को परिभाषित करने वाली कविताओं को देखें, जैसे महाराज शिवाजी का पत्र कविता की पंक्तियां हैं, दास्ता के पास कट जाएंगे के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन की विचारधारा को व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पर कवि करते हैं। मगर कविता के खेमों का जो ध्रुवीकरण हो गया उससे इस कविता का वैचारिक आधार सांप्रदायिक विचारधारा का हो गया और यह खतरनाक हो गया, जो भारत की स्वाधीनता आंदोलन और भावी विकास के लिए काफ़ी खतरनाक विचारधारा थी और आज भी है कि यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को बांटा जाए। इतना ही नहीं, कविता का अंत उस वर्णाश्रम संहिता की विचारधारा से परिचालित हो गया है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच असमानता के दर्शन पर टिकी हुई है और इसीलिए लोकतांत्रिक विचार भूमि के प्रतिकूल तो वह है ही। हमारे यहाँ के भक्ति साहित्य के रचनाकारों सूफी संतों तक की विचारधारा के खिलाफ है। जैसे पंक्तियाँ देखें हम तो, चमकेंगे खड़क सब विद्युत बार बार, खून भी पिएगी धार, संगिनी सहेलियाँ भवानी की, धन्य हूँगा देवदुज देश को सौंप सर्वस्व निज। तो यहाँ पे देवदुज के बारे में, मुसलमानों के बारे में घोषित विचारधारा इस कविता में निहित या प्रतिफलित विचारों से बिल्कुल उलट है। उनमें ना तो देवदुज को ऐसा गौरव प्रदान किया गया है और मुसलमानों को तो कहीं भी शायद इस तरह का नफरत का निशाना नहीं बनाया गया है। यानी कि जो निराला जी हैं मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, यानी कि किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को टारगेट नहीं करते।
रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक के विचारधारा खंड में राष्ट्रीय एकता और मुसलमान शीर्षक अध्याय में जो उदाहरण दिए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि निराला के घोषित विचार कतई सांप्रदायिक नहीं थे। यानी कि जो उनकी घोषित विचारधारा थी वह सांप्रदायिक नहीं थी। वे भारत के बसे सभी धर्मों के लोगों और जातीयताओं के भारतीय मानकर उनकी एकता के लिए समर्पित थे। इसी तरह देव द्विजों को गौरवान्वित न करके वे मनुष्य की बराबरी के पक्ष में थे। मगर अभी जो हमने पंक्तियां देखी उसमें निकलने वाली विचारधारा उनके निजी विचारों से स्वतंत्र होकर बिल्कुल उलट हो गई। जैसा अभी हमने शुरू में बात की कि ये उनके पात्रों के शब्द हो सकते हैं, पात्रों की भाषा हो सकती है, तो हमें तुरंत इसको विचारधारा से नहीं जोड़ देना चाहिए। इसी तरह उनकी एक काव्य संग्रह है उनका बादल राग। ज़्यादातर आलोचकों ने इसमें 6 कविताएं हैं, तो इसको ज़्यादातर आलोचकों ने इसे अलग अलग रंगत और अलग अलग भावभूमि की कविताएं कहा है। निराला ने खुद भी अपनी एक कविता या अपना पाठ प्रस्तुत किया जिससे एक ओर इसकी अर्थबहुलता का संकेत दिया है, वहीं काव्य वस्तु के रूप में बुराई के खिलाफ बगावत को रेखांकित किया है। इन्हें अलग अलग रंगत और भावभूमि की कविताएं मानते हुए सभी आलोचकों ने इनके वैचारिक आधार को एक ही नहीं बताया, इसलिए दूसरी और छठी कविता को ज़्यादा महत्व दिया है। और तो इस प्रकार जैसे दूधनाथ सिंह लिखते हैं कि बादल राग की सभी कविताएं इस विप्लव की भूमिका में नहीं रखी गई, सबकी भावभूमि अलग अलग है। दरअसल बादल राग शीर्षक 6 कविताएं जो उसकी 6 कविताएं हैं एक वैचारिक आधार की कविताएं हैं। बिंबों और टोन के आधार पर उन्हें अलग अलग भावभूमि की रचनाएं मानना सही नहीं है, जैसा कि विचारक आलोचक मानते हैं। अभी हमने बात की, चर्चा की। कविताओं का वाचक दूसरी कविता के अंतिम पंक्ति में कहता है कि ये पंक्तियां अपने को देखने को मिलती हैं वहाँ पर, गल जो विप्लव नौ जल भर। ऐसे पंक्तियां आप देते हुए चलेंगे उदाहरण में। इस नौ जल भर को सामाजिक विकास के वैज्ञानिक ज्ञान के बिना सामान्यतया नहीं समझा जा सकता। और निराला की बादल राग कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे बधिर विश्व के कानों में भरते हो अपना राग, मुक्त शिशु पुनः पुनः एक ही राग अनुराग। तो इस प्रकार की ये पंक्ति। राजे ने रखवाली की कविता स्पष्टता वर्ग विभाजित समाज के शोषक वर्ग के वर्चस्व से जुड़ी असलियत को खोलते हुए कविता है। वाचक ने इस कविता में शोषण के वर्ग आधार और उस पर खड़ी संरचना या जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है के चरित्र को उद्घाटित किया है। राजा अपनी रखवाली किला बनाकर फौजें रखकर करता है, विचारों के गुलाम भी बनाता है। तो इस तरीके से राजा अपनी रखवाली करता है, यानी कि एक वैचारिक कवच भी राजा बनाता है, एक वैचारिक कवच भी अपने लिए राजा तैयार करता है। जैसे कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, कितने नाट्य कलाकारों ने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। यानी कि राजा की प्रशंसा करते हुए रचनाएं लिखी गई, रंगमंच पे नाटक खेले गए, इतिहास लिखा गया उनका, उनकी बहादुरी बताते हुए। तो इस प्रकार की पंक्तियां हम उदाहरण में दे सकते हैं। तो ये रहा उनका वैचारिक आधार, हमने यहाँ पर जाना। मुझे लगता है ठीक ठाक समझ यहाँ से आपकी विकसित हो सकेगी। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरे वीडियोज़ में, जो आगे और महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगे उनको देखेंगे। बाकी जितने वीडियोज़ MSD की प्लेलिस्ट में ऐड हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, जैसे आप MSD 2 का पेपर देने जा रहे हो तो MSD 2 से संबंधित जितने वीडियोज़ हैं उसको आप देख के जाइए एक बार। निश्चित तौर पर आपको बेहतरीन मदद मिलेगी और आप बेहतरीन पेपर करके आएंगे, क्योंकि पीछे भी ऐसा होता रहा है। जो लोग एग्ज़ाम दे के आते रहे, जो स्टूडेंट्स वे बताते रहे हैं कि हाँ यहाँ से प्रश्न आता है, और मैंने भी आपको दिखाया है किस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और आप लोग अपनी हेल्प बुक से भी तैयारी करते रहिए, बेहतर तैयारी करिए और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दीजिए ताकि बेहतरीन मार्क्स आप ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। वीडियोज़ हेल्पफुल रहते हैं तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराते चलिए एंड शेयर करते चलिए। धन्यवाद।